चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको बताई थी, है ना। कल मैंने आपको बोला था कि अगर आप क्या करते हैं, कल एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था, एक सिमेट्रिकल कंडीशन आप लोगों को समझाई थी। मैंने कहा था अगर हम किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, current carrying coil, when any current carrying coil is placed in external magnetic field, then it experience और torque, उस पर टॉर्क लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और ड्यू टू दिस टॉर्क इट स्टार्ट टू रोटेट। कॉइल क्या करती है? रोटेट करती है ड्यू टू दिस टॉर्क की वजह से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप सेम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के टॉर्क अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा करंट प्रोड्यूस्ड होगा? करंट प्रोड्यूस्ड होगा। इस क्वेश्चन का आंसर था यस। क्लियर हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या किसी कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उस पर टॉर्क लगाया, यानी उसको रोटेट किया, तो क्या करंट प्रोड्यूस्ड होना चाहिए? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बताया था माइकल फैराडे ने किसके साथ? जोसेफ हेनरी के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्स किए थे। क्लियर हो गया। और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक डेफिनेशंस दी थी। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? उन्होंने बोला था ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, the current is induced in the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. क्लियर हो गया। और इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने क्या दिए थे? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए थे। ठीक है, चलो हम लोग आज उसको बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, कल बेसिक चीजें मैं आपको कुछ चीजें बता चुका था, ये सारे पॉइंट्स। तो आज आप लोग हेडिंग डालोगे फैराडे एक्सपेरिमेंट्स, और फैराडे एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले हमारा रहेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, फैराडे एंड जोसेफ हेनरी दोनों ने मिलकर इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक रहेगा वो रहेगा फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 1? थोड़ा सा इनको ध्यान से समझ लें, क्या है फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। ये दो पॉइंट्स को आप थोड़ा समझेंगे। ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या किया? उन्होंने एक करंट कैरिंग कॉइल, उन्होंने एक प्लेन कॉइल ली। दिस इज द कॉइल, ये एक कॉइल ली। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या था? दिस इज अ कॉइल एंड इट इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। दिस इज अ कॉइल सी एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर के साथ। ये डोर क्लोज कर दो। दिस कॉइल इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। और इस कॉइल के नियर में उन्होंने एक मैग्नेट रखा। दिस इज अ बार मैग्नेट एंड इट इज नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है। क्लियर हो गया। अब आप समझ सकते हैं, कोई भी अगर मैग्नेट है, बार मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे मैग्नेट के पास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजिनरी लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो अगर आप किसी भी मैग्नेट को देखोगे तो उस मैग्नेट के पास क्या है? अगर यही हम एक मैग्नेट ले लें तो इस मैग्नेट के पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मैग्नेट के पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है। यस और नो? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इस एक्सपेरिमेंट में, इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उन्होंने क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल मैग्नेट को मूव कराया। कॉइल इज रिमेन स्टेशनरी, कॉइल को एक जगह और फिक्स कर दिया और मैग्नेट को मूव कराया। क्लियर हो गया। तो अब आपके पास क्या था? व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, क्या हुआ? सिंपल सा, दिस इज द कॉइल, ये कॉइल सी थी एंड दिस इज अ बार मैग्नेट रखा था कॉइल के नियर में। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया। दिस इज द कॉइल। क्लियर हो गया, टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया।
तो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल की तरफ को मूव करता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, देन द गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स करंट इज स्टार्ट टू फ्लो इन अ गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया? हमारे पास सिंपल सा क्या हुआ कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को कॉइल की तरफ को मूव कराया, तो आपके पास गैल्वेनोमीटर की कॉइल ने क्या किया? डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जैसे ही वो क्या किया, उन्होंने नॉर्थ पोल को अवे लेके गए, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को अवे लेके गए, तो जो डिफ्लेक्शन था उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? रिवर्स हो गई। तो दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? देन कॉइल स्टेशनरी है, उन्होंने अब क्या किया? मैग्नेट के साउथ पोल को लेके आए। क्लियर हो गया? तो साउथ पोल को जब कॉइल के क्लोज लेके आए तो गैल्वेनोमीटर कॉइल ने अगेन से डिफ्लेक्शन दिखाया, बट इस पहले वाले केस से अपोजिट चल रहा था। क्लियर हो गया? जैसे पहले जब हम नॉर्थ पोल को लेके आ रहे थे, करंट जो हमारे पास थी ऐसे करंट फ्लो कर रही थी, तो अब क्या थी? करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी जब साउथ पोल को इसके क्लोज लेके आए। क्लियर हो गया? जब साउथ पोल को इसको क्लोज लेके आ रहे थे तो गैल्वेनोमीटर कॉइल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, साउथ पोल को अवे लेके जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर कॉइल डिफ्लेक्शन दिखा रही है। देखो क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल को क्लोज लेके आ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कॉइल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, नॉर्थ पोल को अवे लेके जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कॉइल डिफ्लेक्शन दिखा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, साउथ पोल को क्लोज लेके आ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कॉइल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, साउथ पोल को अवे लेके जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कॉइल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, बट डायरेक्शन पहले वाले से अपोजिट हो जा रही है। क्लियर हो गया? मैग्नेट को स्टेशनरी रख रहे हैं तो नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया, सिंपल, मैग्नेट रिमेन स्टेशनरी, मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया और अब मूव कराया किसको? कॉइल को। व्हेन कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, व्हेन कॉइल मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, गैल्वेनोमीटर टू द डिफ्लेक्शन, and when coil remain stationary with respect to magnet, no deflection is observed। भाई डिफ्लेक्शन कब हो रहा है? जब करंट इंड्यूस्ड हो रही है, करंट आ रही है, डेवलप हो रही है, और करंट कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई भी करंट डेवलप नहीं हो रही है, किस पर? कॉइल पर। क्लियर हो गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, करंट कब डेवलप हो रही है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। Clear हो गया? On the basis of this experiment, they conclude that due to the relative motion between coil and magnet, coil and magnet के between जब भी हम relative motion कराते हैं तो क्या होता है हमारे पास? The current is induced in a coil. This phenomena is called electromagnetic induction। जो definition आती है वो यहीं से आई, and this is the Faraday first experiment। It is clear to everyone? चलो नोट करो इसको बेटा। सारे बच्चों को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिटेल से मैंने नोट भी करा दिया, तो आपको समझ में आ गया है कि इन शॉर्ट में समझ में आ गया कि जब भी आप क्या करोगे? कॉइल और मैग्नेट के बिटवीन रिलेटिव मोशन कराओगे तो कॉइल में क्या होता है? करंट इंड्यूस्ड होती है, और अगर आप स्टेशनरी रखोगे दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, इसका मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं होती है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया? अब इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज और निकल के आ रही है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट से पहले हम थोड़ा सा एक और पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर हालांकि मैं इसको डिटेल से बाद में अभी फिर समझाऊंगा। देखो बेटा, जब आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, ध्यान से समझो, एक चीज समझो, मैंने आपसे कल भी बोला, बार बार मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेट के पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, भाई व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, क्या होगा? कॉइल से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। आप समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट को कॉइल की तरफ को आप मूव करा रहे हो, क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेट इधर को जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझें, व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट कॉइल से अवे जा रहा है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें। व्हेन मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, जब मैग्नेट कॉइल से अवे जा रहा है तो क्या डिक्रीज हो रहा है? क्या चेंज आ रहा है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इज डिक्रीज हो रहा है। यस और नो?
यस और नो। अब आपने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा तो क्या आ रहा है, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से समझें, व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। व्हेन मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, यानी कि तब भी चेंज आ रहा है। दोनों कंडीशन में, चाहे टुवर्ड्स ले जा रहे हैं या अवे लेके जा रहे हैं, बोथ कंडीशंस में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल में चेंज आ रहा है। व्हेन द मैग्नेट एंड कॉइल आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखा है, तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, यानी कि जो करंट इंड्यूस्ड होना है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, चेंज इन number of magnetic field lines passing through the coil, number of magnetic field lines passing through the coil। इस number of magnetic field lines passing perpendicular to the coil को ही हम magnetic flux कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब इंडक्शन कब होगा, तब जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं इन लॉस, 3 लॉस के बाद फिर से समझाऊंगा। तो यहां पर आपके समझ में ये पॉइंट आ गया, ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल क्या हो रहा है, ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। और इस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, नॉर्मल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया नॉर्मल टू द सरफेस को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इसको अभी मैं सेपरेट टॉपिक में मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करूंगा। इन शॉर्ट में इतना समझ में आ गया क्यों हो रहा है, ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है। अब लिखो बेटा फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इन सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा चेंजेस वो लेके नहीं आए। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सिंपल से ध्यान से समझे इधर। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उन्होंने क्या लिया, दिस इज द कॉइल C1, ये हमारे पास C1 कॉइल थी, दिस इज द कॉइल C1, ओके। एंड दूसरा उन्होंने एक और कॉइल ले ली, दिस इज द कॉइल C2। ध्यान से समझे इधर क्या किया उन्होंने, क्या रखा, जैसे पहले कॉइल थी, दिस इज द कॉइल C1, एक फर्स्ट कॉइल हो गया, एंड दिस इज द कॉइल C2, दिस इज द कॉइल C2, एंड C2 इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। देखो उन्होंने क्या किया, दिस इज द कॉइल एक C1 और C2। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। क्या कर रहे थे, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। उन्होंने क्या किया, इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस्ड कर दिया, करंट कैरिंग कॉइल से। अब आपको पता है कि करंट कैरिंग कॉइल इज बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी। इससे पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया है ना, मैंने आपसे पहले ही बोला 12th का सिलेबस सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारे पास देखो क्या हो गया, ये एक करंट कैरिंग लूप होगी, और करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। अब हम क्या करेंगे, इस C2 करंट कैरिंग कॉइल C2 को क्या कराएंगे, मूव टुवर्ड्स अ कॉइल और अवे कराएंगे। तो बोथ कंडीशंस में क्या होगा, when the coil C2 is moved towards the coil C1 और it moves away from the coil, both condition में गैल्वेनोमीटर कॉइल क्या दिखाती है, डिफ्लेक्शन दिखाती है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में भी EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है, इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, एक्सपेरिमेंट 1 के सिमिलर है, बस उसमें यहां पे क्या था, बार मैग्नेट था, और यहां पर हमने क्या रख दिया, करंट कैरिंग कॉइल रख दिया। और करंट कैसे करंट फ्लो कर रही है, कांस्टेंट करंट, स्टेडी करंट। क्लियर हो गया, स्टेडी करंट। अगर वेरिंग करंट होगा, इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे, अगर करंट वेरी करेगा, चेंज आएगा करंट में, स्टेडी करंट को कम या ज्यादा करेंगे तो फिर उसके बाद कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो यहां पर कैसे करंट फ्लो कर रही है, स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की तरह ही होगा, बस इसमें हमने बार मैग्नेट की जगह क्या रख दिया, एक करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया। ठीक है, चलो नोट करो बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट इज क्लियर, बोथ आर सिमिलर। बस इसमें हमने क्या किया है, कॉइल को रिप्लेस, मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया कॉइल से, और इफेक्ट दोनों में सेम है।
ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में उन्होंने क्या किया, सिंपल एक बेसिक चेंज किया, कॉइल C1 इज द सिमिलर, यहां पे भी तो जो कॉइल हमारे पास C1 है उस पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। C1 हमारे पास जैसे है एज इट इज वही रखी, दिस इज द कॉइल, ये हमारे पास देखो कॉइल C1 है, इस C1 को तो ऐसे ही रहने दिया, इन दिस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने कॉइल C1 को ऐसे ही रहने दिया, दिस इज द कॉइल C1 कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिंपल सा है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है इस चीज का। अब हमारे पास देखो ये तो हमारे पास बेसिक इतना ही है, एंड देन हमने क्या किया, इसके नियर एक्सियली, ठीक है, जो एक्सेस है कॉमन एक्सेस के अलोंग में एक दूसरी कॉइल रख दी है, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा, ये एक सेकंड कॉइल ले ली, और दिस कॉइल इज कनेक्टेड विद बैटरी। भाई अब आप कहोगे कि सर ये तो पहले भी था, इसमें नया क्या है, दिस कॉइल इज कनेक्टेड विद बैटरी, बट इसके साथ एक टैपिंग की लगा दी, टैपिंग की। टैपिंग की क्या होती है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो करंट फ्लो करेगी, और इसको रिलीज कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी, एक टैपिंग की लगा दी, ये C2 होगी। देखो कंडीशन समझ लो, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड जो है, इस एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड पे क्या किया गया, दो तो फर्स्ट और सेकंड तो एक से ही थे, थर्ड एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या चेंज था, देखो हमने क्या कर दिया, यहां पर अब आपके पास क्या लगा दिया गया, देखो ये हमारे पास C1, इट इज अ कॉइल C1 कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, दिस इज द कॉइल C2 कनेक्टेड विद अ बैटरी, और बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, टैपिंग की लगा दी। क्लियर हो गया, इतना तो ये सिंपल हो गया। अब हुआ क्या, दे ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हुआ, व्हेन वी प्रेस द की, when we press the key, then the galvanometer in the first coil C1 show the momentary deflection, permanent deflection नहीं दिखा रहा है, momentary deflection। when we press the key of second coil, then the galvanometer connected with the first coil C1 show the momentary deflection। Similarly when we release the key, की को हम रिलीज कर रहे हैं, देखो मैंने कहा प्रेस करेंगे तो करंट फ्लो करेगी, रिलीज करेंगे तो तब करंट डिक्रीज होगी, यानी कि फिर धीरे जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में भी ये मोमेंटरी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज द की, टैपिंग की, इन बोथ कंडीशन, ड्यूरिंग द प्रेसिंग एंड ड्यूरिंग द रिलीजिंग, क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कॉइल शो द डिफ्लेक्शन, सॉरी गैल्वेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन कनेक्टेड विद द कॉइल C1। क्लियर हो गया। एंड व्हेन, अब आपने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट करंट अगर फ्लो कराएगी, ठीक है, प्रेस और रिलीज नहीं कर रहे हैं, आपने एक कांस्टेंट करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्रेस करके आपने बिल्कुल फिक्स कर दिया उसको, तो देन क्या होगा, इट विल नॉट शो एनी, इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। अब आप कंडीशन समझ रहे हैं, व्हेन वी प्रेस द की और रिलीज द की, इट शो अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, एंड व्हेन मूव नहीं करा रहे, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। देखो अब भाई साइंस क्या है, साइंटिस्ट है, पहले उन्होंने रिलेटिव मोशन कराया, तो अब फर्स्ट तो उन्होंने देखा भाई मैग्नेट और कॉइल के बिटवीन रिलेटिव मोशन से करंट इंड्यूस हो सकता है, तो अब वो ये इस कंडीशन पे काम करने लगे कि क्या केवल रिलेटिव मोशन से ही मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है या कोई और मेथड भी हो सकती है। आप समझ रहे हैं, केवल रिलेटिव मोशन से ही हो सकता है या कुछ अदर कॉज भी हो सकते हैं। तो एक नया कंडीशन उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया, जिसको फिर बाद में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन से जानते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें क्या किया, व्हेन वी प्रेस और रिलीज द की, देन इट शो अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। और अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, कांस्टेंट करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, तो फिर ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी। अब थोड़ा सा जाते हैं बैक में। देखो बेटा, दिस कॉइल C2 is a normal coil, and when current is flowing through it, it will behave like an electromagnet, and the magnetic field of an electromagnet, देखो करंट कैरिंग सोलेनोइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते थे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी सोलेनोइड का या इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, करंट पर। भाई करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट रिड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा। क्लियर हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो तो धीरे 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 करंट बढ़ रही है, किस पर, इस कॉइल पर। इस कॉइल पर पास होने वाली करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब इस कॉइल से पास होने वाली करंट इंक्रीज हो रही है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी तो इंक्रीज होगा। यस और नो, भाई करंट इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अब करंट को आपने कांस्टेंट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया।
कोई चेंज नहीं आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर हो गया। अब ऐसे आप इसको क्या करोगे, रिलीज करोगे, की को अगर आप रिलीज करोगे तो क्या होगा, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज डिक्रीज, इस C2 से पास होने वाली करंट डिक्रीज होगी। करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द C1 भी डिक्रीज होंगी। देखो क्या हो रहा है, व्हेन वी प्रेस द की, number of magnetic field lines passing through the coil C1 are increased. When we release the key, the number of magnetic field lines passing through the coil C1 are decreased. यानी कि both condition में क्या आ रहा है, change in number of magnetic field line passing through the C1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये change किसकी वजह से आ रहा है, इस करंट की वजह से आ रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई कॉइल ली है, if any coil is placed near of any another coil, किसी एक कॉइल को आप किसी दूसरे कॉइल में रखेंगे, and the current passing through the another coil is changed, then the current is induced in a first coil. अगर C1 के नियर में आपने कोई कॉइल C2 रखी है और आप C2 से पास होने वाली करंट को चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ड्यू टू द चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल C2, C1 में क्या होगा, C1 में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। इसी को बाद में हमने म्यूचुअल इंडक्शन कहा। क्लियर हो गया। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 3। क्लियर, इतना समझ में आ गया बेटा, यस और नो? ठीक है, तो अब आपके पास इतना क्लियर हो गया कि जब आप क्या कर रहे हो, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे पहले कॉन्सेप्ट में क्या था, हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, यहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, इस C2 से पास होने वाली करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। तो C1 में क्या हो रहा है, EMF या करंट इंड्यूस्ड हो रही है। तो इसका मतलब केवल रिलेटिव मोशन से ही करंट इंड्यूस नहीं हो सकती है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से, अगर आप देखो एक नया कंक्लूजन निकल रहा है, केवल आप रिलेटिव मोशन से ही आप नहीं इंड्यूस कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप चेंज कर दें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दें, तो ईच कंडीशन में आपके पास क्या होगा, EMF या करंट इंड्यूस्ड होगा। क्लियर हो गया। अब उन्होंने यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट इसमें योग किया। अगर देखो बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर दें, जैसे मान लो हमने इसको टैप को प्रेस कर दिया, कंटिन्यूअसली इसको प्रेस किया हुआ है, अब कंटिन्यूअसली इसको प्रेस किया तो इससे कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। क्या करेगी, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। तो इसी बीच में अगर हम इसमें कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड को इंसर्ट कर दें, अंदर को पुश कर दें, तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन होता है, लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है। मींस देखो, जैसे ही आपने क्या किया, इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड इंसर्ट करोगे तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लार्ज वैल्यू चेंज हो जाएगा। कल बताया था ना मैंने, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दे आर हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक रॉड को इंसर्ट करेंगे तो उस कंडीशंस में ये जो गैल्वेनोमीटर है ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर हो गया, डिफ्लेक्शन लार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि गैल्वेनो, देखो जैसे आपने रॉड को इंसर्ट करोगे तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा टू मच। ठीक है, यानी कि लार्ज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ करंट इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आपने डायग्राम बना लिया, इसका डायग्राम बना लो बेटा आप लोग सारे बच्चे सुने मेरी बात। तो ये तो हमारे पास फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट्स थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट फेराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। ठीक है, उनको बोलते हैं फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कहीं भी बन सकते हैं, जैसे आपको लिख दिया, एक स्टेटमेंट दे दी, इट इज रिलेटेड टू फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे सेकंड लॉ। क्लियर हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी के इन बिटवीन से ही बन जाएंगे एग्जाम में। क्लियर हो गया, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिटवीन से बन जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, फेराडे के फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट दोनों हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़े, इनके बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ फेराडे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो फेराडे के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो वहां पर वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स को। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। क्लियर हो गया। तो यहां फिर से हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखो तो हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। टेस्ट करके लिखो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines
द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to number of magnetic field lines passing perpendicular to given surface area. Number of magnetic field lines passing perpendicular to given surface area is called magnetic flux. The number of magnetic field lines passing perpendicular to given surface area is called magnetic flux. लिखा सबने लिखा? यस बोलो. Okay, number of magnetic field lines passing perpendicular to given surface area is called magnetic flux. देखो number of magnetic field lines, देखो इधर ध्यान से समझे. अब हमारे पास देखें, suppose this is the area, this is the surface area, surface. आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें, ये हमारे पास सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है. जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है, बोर्ड एक सरफेस है. क्लियर हो गया? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. एरिया हमेशा स्केलर लिया जाता है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. बट अगर कहीं पर हम एरिया वेक्टर की बात करें, जैसे यहां पर हमारे पास आएगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर. तो एरिया आपके पास देखो, एरिया के आगे देखो, सिंपल से ध्यान समझना है. एरिया वेक्टर का मतलब हो गया, एरिया को हमने एक डायरेक्शन दे दी. भाई एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, और एरिया को अगर हम डायरेक्शन दे देंगे तो वो क्या बन जाएगी? भाई किसी भी स्केलर को अगर आप डायरेक्शन दे देते हैं तो वो वेक्टर बन जाती है. अब आपको सिंपल ध्यान होना चाहिए, किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का यूज होता है. ठीक है भाई, अब यूनिट वेक्टर का यूज होता है. तो एरिया हमारे पास है, एरिया हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई. अब मैंने क्या किया, इसके साथ एन कैप लगा दिया. एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर. तो अब ये क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर कहलाएगा. एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर आप एरिया वेक्टर लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड एरिया वेक्टर की क्वांटिटी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन. जैसे अगर हम देखें, ये अगर हम प्लेन की बात करें, ये अगर हम प्लेन की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर से बाहर को हो गया. इस प्लेन की बात करें तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया. क्लियर हो गया? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? इन आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है, अवे फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सरफेस जो होगी उसको हम एरिया वेक्टर कहेंगे. अब यहां पर देखो, ध्यान से समझे, मैंने क्या कहा? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया. किसी गिवन एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं. अब सपोज करो ये एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर यानी कि इसकी नॉर्मल डायरेक्शन होगी ये. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन होगी. क्लियर हो गया? अब हमारे पास मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ कोई एंगल बना रही है. क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ एंगल बना रही है. कितने का एंगल बना रही है? मान लो ये थीटा का एंगल बना रही है. कौन बना रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बी यूज कर रहे हैं. क्लियर हो गया? अब मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया. तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? देखो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे पास हो रही है एरिया के साथ एंगल बनाते हुए. हमें इसके परपेंडिकुलरली पास कराना है, तो इसके परपेंडिकुलरली का मतलब हमें कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा. तो बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? बी कॉस थीटा. और किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो स्केलर होता है, याद रखेंगे. क्लियर हो गया? बी कॉस थीटा स्केलर हुआ, यहां पर समझ में आ गई. और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ? बी साइन थीटा. अब अगर आप देखेंगे तो ये जो बी साइन थीटा आ रहा है, ये बी साइन थीटा इज पैरेलल टू द सरफेस. बी साइन थीटा तो सरफेस के पैरेलल आ रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है? बी कॉस थीटा. तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बी कॉस थीटा. क्लियर हो गया? एरिया कितना है? ए. तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा. बी ए कॉस थीटा हो जाएगा. अब इसी को अगर हम और फर्दर लिखें, ये लिख सकते हैं, तो फाई बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर हो गया? अगर हमारे पास एरिया स्मॉल है, भाई एरिया अगर स्मॉल है
तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी तो स्मॉल होगा भाई। अगर आप बड़ा एरिया लोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, स्मॉल एरिया लोगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी स्मॉल होंगी, तो हमारे पास कम होंगी। तो फॉर इन केस ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया इसी को हम लिख देंगे डी फाई बी, स्मॉल फ्लक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा बी डॉट डी ए, क्या हो जाएगा बी डॉट डी ए। क्लियर हो गया। और ऐसी कंडीशन में अगर हमें फ्लक्स निकालना हो, फाई बी निकालना हो, तो फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का। क्लियर हो गया। ये सारा चीजें आ जाएंगी मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर हो गया। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल होता है। क्लियर। इसके अलावा देखो और क्या होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। या इसकी अदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिट होती है वो होती है वेबर। क्लियर हो गया। इसकी अदर यूनिट होती है क्या? वेबर। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा हमारे पास, ठीक है, हम टेस्ला के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसकी वेबर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? इसको आप नोट कर लो इतना, और फिर आज इसको इतना ही करेंगे।